दोस्तों आपका 18 फरवरी को कक्षा 11 में इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए पहले ही आपको 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैंने एक ही वीडियो में सब कंप्लीट करा दिए। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको सभी सिलेक्टेड 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। ओके, कम से कम 25-30 क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको क्या तैयार करके रखना है। आगे क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी है। क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्रम से 200 वीडियो मिल जाएगी, तो आपको तैयार कर लेना है। तो कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्यों में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए आपको मैं पूरा कंटेंट दूंगा, लेकिन मैं ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं। ओके, आपको यहाँ अच्छे से आपको यहाँ तैयार करते जाना। मैं पूरा आपको जिस तरीके से आपको पेपर लिखना चाहिए पूरा आपका दिया हुआ है। वीडियो को करके आप तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप तैयार कर लीजिएगा। रोमन साम्राज्य में दासों की किस प्रकार से स्थिति थी वो आपको बताना है। ओके, पढ़ लेते हैं, कहानी के रूप में याद करना है। एक एक लाइन याद करेंगे तो आप फिर क्या है एक दिन में 3-4 क्वेश्चन याद कर पाएंगे। ओके, उससे काम नहीं चलेगा। आपको दोस्तों क्या है टॉपिक के बारे में पढ़ना है, उसको समझना है, और अपनी लैंग्वेज में आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन बस आपको समझ के यहाँ रखना है। ओके, तो रोमन साम्राज्य दासों की क्या स्थिति थी वो आपको बताया जा रहा है, तैयार कर लेना है। तो रोमन साम्राज्य में दास प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश जो श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। आगस्टस के शासनकाल में 75 लाख की आबादी में 30 लाख तो कम से कम दासी थी। 75 लाख की आबादी थी और 30 लाख वहां दास थे। उस समय दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से भी देखा जाता था, क्योंकि दासों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। सम्राटों ने दासों पर अधिक प्रजनन का प्रोत्साहन दिया, जिससे अधिक से अधिक दास मिल सके। एक प्रसिद्ध विद्वान प्लिनी ने दास की आलोचना भी की है। तो इस बार सबका दिया हुआ है, तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य से टॉपिक से आपका क्या 3 नंबर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ दासों की क्या स्थिति थी, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तैयार करके रखना है। तो रोमन साम्राज्य क्या दूर दूर तक फैला था। इसके विशाल राज्य के क्षेत्र में राज्य का अधिकांश यूरोप और अर्धचंद्राकार क्षेत्र था, अर्थात पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग शामिल था। भूमध्य सागर रोम का हृदय कहा जाता है। रोम का आधिपत्य भूमध्य सागर और उत्तर दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास सभी प्रदेशों में था। ये बताया जा रहा है कि रोमन साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है, मंगोल के सैनिकों का वर्णन कीजिए। तो मंगोल के जो सैनिक संगठन है उसका आपको वर्णन करना है कि मंगोल में सैनिक संगठन कैसा क्या था। तो चंगेज खान के आने से पहले मंगोल का जो सैनिक संगठन जनजातियों पर आधारित रहता था, वो सब बटे हुए थे। ओके, तो बहुत सारे संगठन तो थे, लेकिन बहुत सारे एक बहुत बड़ा विशाल संगठन छोटे छोटे संगठन में क्या बटा हुआ था। ओके, एक विशाल संगठन नहीं था उस समय, लेकिन चंगेज खान ने क्या सब संगठन को एकत्रित किया। ओके, इसमें तदुस्तस्त वयस्क हथियारबंद सदस्य होते थे। यह एक छोटा सा था अवेदित समूह के तौर पर था। चंगेज खान ने आकर प्रारंभ में विभिन्न जनजातीय समूह को महासंघ बनाया। फिर इस सेना को स्टेपी क्षेत्र में पुरानी दशमलव प्रणाली के आधार पर गठित किया। 10, 100, 1000 मतलब उसकी टुकड़ी बनाई। पहले 10,000 की टुकड़ी है, एक है 10,000, एक है 50,000 की टुकड़ी। इस प्रकार से टुकड़ी में विभाजित भी किया सैनिकों को। ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से पूरा आपको तैयार कर लेना। समझ कर आपको क्या पढ़ते जाइए, समझते जाइएगा, कहानी के रूप में याद करना है, फिर अपनी लैंग्वेज आप यहाँ पेपर में लिख पाएंगे। इसके आगे दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ आपको याद रखना तुम उनका। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी अपने आप आपके तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ से बनते हैं, जो आपके कंसेप्ट होता है उन्हीं से आपके बनते हैं। तो नवीन सबसे बड़ी जो 10,000 सैनिक की इकाई है उसे तुमन कहा जाता था। तो अक्सर पूछा जाता है कि तुमन में कितने सैनिक होते हैं, 10,000 के सैनिक होते हैं, या 10,000 सैनिक की टुकड़ी को क्या कहा जाता है, तुमन कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यायावर साम्राज्य की ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। यानी अगर दोस्तों आपको यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कौन कौन से स्रोत हैं। कि इसे इनका देखिए स्टेपी निवासियों अर्थात मंगोलों के समान तौर पर अपना कोई साहित्य नहीं था। ये लोग क्या अपने समय में साहित्य लिखते नहीं थे, तो इनका उस समय के साहित्य होते तो उनसे जानकारी ले लेते, लेकिन इनका इतना ज्यादा साहित्य नहीं था। लेकिन फिर भी क्या है, जो वहाँ यात्रा जो वृत्तांत थे उनके, और क्या है इतिवृत्त है, मतलब जो आदेश वगैरह थे, उनसे हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो इस बार दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन यूरोप में मैनर व्यवस्था को समझाइए। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन ये आपका आ चुका है। तो मैनर व्यवस्था क्या थी मध्यकालीन यूरोप में, वो आपका पूरा दिया हुआ है। क्योंकि जरूरी नहीं मैंने इतना बड़ा लिखा तो आपको पेपर में इतना ही लिखना है। बस आप पूरा पढ़ेंगे, जब पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आएगा, तो फिर आपका 8 लाइन में दी, कम से कम आप 3 से 4 लाइन अच्छे से आप पेपर में लिख पाएंगे। तो चीज़ों को आपको समझना है। ओके, कहानी के रूप में आपको याद करना है। तो ये कि मैनर व्यवस्था कहती, ग्राम की कृषि योग्य भूमि को ही मैनर कहते थे। मध्यकालीन साम्राज्य में मैनर वर्तमान में फार्म हाउस के कुछ मिलते जुलते थे। जिस प्रकार से क्या जी फार्म हाउस वगैरह होते थे उसी से मैनर मिलते जुलते थे। सामंत की कृषि भूमि के मध्य टीले नुमा जमीन पर किले नुमा रियासत का निरीक्षण गृह होता था। मतलब सामंत आप समझ सकते हैं, आप
कि ये क्या है, एक एरिया दे दिया जाता था जिसके मैंने एक बार से राजा के रूप में रहता था, उस एरिया की जमीन को संभालता था, वहीं पर क्या है वो उसको उस एरिया को अपने नियंत्रण में रखता था, और वहाँ के जो लोग थे उनको भी क्या है अपने मतलब जो वहाँ के लोग थे उस मैनर को ही अपना राजा मानते थे। एक छोटे से हिस्सा का जो एक लीडर है वही आप मैनर कहलाता था। ये वह पूरा दिया हुआ है, तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में चर्च का योगदान लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में चर्च का क्या योगदान है वह दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। कि मध्यकाल में सारा ईसाई जगत अंधकार से ग्रस्त था, इस काल में शिक्षा पर चर्च का नियंत्रण था, चर्च ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, कर जो कार्य किया वह समुद्र में जल की एक बूंद के समान था। यानी चर्च का मेन काम था शिक्षा करना, लेकिन वो इतना ज्यादा शिक्षा में नहीं देता था। ओके, उसके अलावा अदर काम किया करता था। ओके, यूरोप में केवल भिक्षु और पादरी शिक्षित थे, मठों में चर्च के अधिकारी विद्या का कुछ क्या प्रचार कर रहे थे। ये इस बार से आपका दिया हुआ है, तैयार इसे आपको कर लेना है। तो सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, तैयार आपको कर देना है, पढ़ते जाना पूरा आपको क्या है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जापान में शैक्षणिक सुधार पर टिप्पणी लिखी। कोई क्वेश्चन है जैसे आपका, उसे आप पढ़ लेते, थोड़ा समझ लेते हैं, पेपर में आता तो जरूर आप लिख पाएंगे, और आपने बिल्कुल तरीके से नहीं पढ़ा तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो जापान में शैक्षणिक सुधार का टिप्पणी कम इंपॉर्टेंट नहीं, आपको इसे पढ़ के रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, पहला अफीम युद्ध कब हुआ और इसका चीन वासियों पर क्या प्रभाव हुआ। तो याद रखना कि प्रथम अफीम युद्ध 1839 से आपका क्या है 1842 तक हुआ। इसमें सत्ताधारी किमंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मंजूरी दी। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये आपके प्रभाव दिए युद्ध के कारण चीनवासियों पर क्या कौन कौन से प्रभाव पड़े। तो अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप व्यापारिक नियंत्रण ब्रिटेन के हाथों में आ गया, जिससे चीनवासियों को अफीम का मूल्य इंग्लैंड की मुद्रा पर चुकाना पड़ता था। अफीम के व्यापार के परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी ताकतों को चीन में अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए अनुकूलित अवसर मिले मगे। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इक्वाटिस क्या है। इसका मतलब इक्वाटिस में अश्वारोही। तो ये परंपरागत रूप से द्वितीय सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइडर जमींदार होते थे, परंतु सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाजों के मालिक, व्यापारी, साहूकार भी बैंकर भी होते थे। तो यहाँ आपको मान के चलना है कि ये क्या है, एक सेना की ऐसा क्या है, सेना की टुकड़ी तो है लेकिन धनवान इसमें समूह रहता था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल को कितने चरणों में बांटा जा सकता है। विश्व की दो महाशक्तियों रोमवाद ईरान के मध्य विद्यमान अंतर को स्पष्ट कीजिए। रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल को कितने चरणों में बांटा गया है, तो दो यहाँ चरणों में बांटा गया है, जैसे आपका पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती साम्राज्य। ओके, इसके बाद पूछा जा रहा है कि जो रोम और ईरान उस समय की जो महाशक्ति थी उनमें क्या क्या अंतर था, तो वह अंतर दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था। ये मंगोल जो समूह है वो व्यापार के लिए उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था, तो इसका मेन क्या रीजन है कि मंगोलों के क्षेत्र के स्टेपी क्षेत्र में संसाधन कमी थी। जिस एरिया में मंगोल रहते थे, ओके, चीन का ऊपरी वाला हिस्सा है वो आपका, ओके, तो जो वहाँ मंगोल रहते थे, तो मंगोल का जो एरिया था वहाँ पर क्या होते थे, ज्यादा खेती किसानी हो नहीं पाती थी। ओके, इसी कारण और साथ ही उनका संसाधनों की कमी थी। इसी कारण मंगोल और मध्य एशिया वर्ग को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन वासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। उन्हें वाणिज्य के क्रियाकलापों में काफी तनाव का सामना करना पड़ता था। इसका कारण यह था कि दोनों पक्ष अधिक लाभ कमाना चाहते थे। जलवायु के अत्यधिक ठंडा और गर्म होने के कारण स्टेपी प्रदेशों में खेती करना केवल कुछ ही ऋतु में संभव था। मतलब जिस एरिया में रहते थे वहाँ ज्यादा खेती कर नहीं पाते थे, उन्हें भोजन मतलब अनाज वगैरह चाहिए तो चीन वासियों के पास जाते थे, उनसे क्या जो उनके पास अदर सामान देकर क्या है मतलब वस्तु विनिमय किया करते थे। इसलिए खाद्य उत्पादों तथा लोहा के उपकरणों के लिए उन्हें क्या चीन जाना पड़ता था। इस प्रकार मंगोलों का जीवन पूरा क्या व्यापार के अभाव से असंभव था। यानी कि पूरा जीवन व्यापार से चल रहा है। ओके, खुद तो कुछ खेती कर नहीं पा रहे तो उन्हें क्या दूसरों से सामान लेना पड़ेगा। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा चंगेज खान द्वारा कायम राजनैतिक व्यवस्था अधिक स्थायी थी कैसे। मतलब बहुत देखिए चंगेज खान के पहले भी देखिए जो मंगोल का साम्राज्य था, ओके, लेकिन चंगेज खान का सबसे ज्यादा चला। ओके, तो क्यों चला, क्योंकि इसकी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी थी, तो इतनी स्थायी थी, लंबे समय तक चली। तो क्या रीजन है, ओके, तो वो पूछा जा रहा है। तो आपका दिया हुआ है चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था, तो इसके आपको तैयार करके रख लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपको बहुत ज्यादा, ये कैथीड्रल नगरों की 3 प्रमुख विशेषता लिखिए। कैथीड्रल नगरों की क्या क्या विशेषता होती है, ये आपका दिया हुआ है। कैथीड्रल आपका कैथीड्रलों का निर्माण इस प्रकार से हुआ कि पादरी की आवाज लोगों के जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई पड़ सके। भिक्षुओं के गायन भी अधिक मृदु होने लगे। इसके बाद है लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटियां दूर दूर तक सुनाई जाती थी। ये कैथीड्रल नगरों की विशेषता है।
क्योंकि कि वहाँ एक बहुत बड़ी घंटी लगाई जाती थी, इतनी लिखी कि वो एरिया के सभी लोगों को सुनाई दे जाते थे, जिससे लोगों को पता चल जाता प्रार्थना होने लगी तो पहुंच जाते थे इस टाइप से। साथ ही वहाँ के जो इस तरह से एनवायरनमेंट बनाया गया था, जो रूम बनाया गया था कि उनकी जो आवाज़ है स्पष्ट रूप से सभी तक पहुँच जाते थे। खिड़कियों की जो अभिरंजक कांच का इस्तेमाल किया जाता था, जो इन दिन के समय क्या है सूर्य के प्रकाश को कैथेड्रल के भीतर के व्यक्तियों को चमकदार बना देता था। सूर्यास्त के बाद मोमबत्तियों की रोशनी को बाहर के व्यक्तियों को दृश्यमान बनता रहता। ये क्या है कैथेड्रल नगरों की आपकी विशेषता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरोप के सामंती समाज के अंतर्गत कृषक वर्ग के विभिन्न उपवर्गों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है कि यहाँ के जो उपवर्ग है 3 प्रकार के उपवर्ग होते थे। पहला आपका स्वतंत्र कृषक, दूसरा आपका कृषिदास। सिंपल है, पहले तो आप हेडिंग याद रखना, एक लाइन पढ़ लेना है। स्वतंत्र कृषक कौन थे? जो क्या है स्वतंत्र कृषक सामंतों से भूमि लेकर स्वतंत्र रूप से खेती करते थे, ओके, और निश्चित मात्रा में सामंत कर देते थे। मतलब भूमि ले लिए, हमें कुछ भी उगाना अपने हिसाब से जैसा करना अपनी जमीनें उगाते रहते थे, बस उसका कुछ का टैक्स दे देते सामंत को। और कृषिदास कौन होते हैं? कृषिदास क्या है उनके अंडर में रहकर क्या काम करना पड़ता था, ओके। और तीसरा है दास कृषक। दास कृषक की स्थिति सबसे ज्यादा बेकार थी, क्या है सर्प भी कहा जाता था। याद रखिए ऑब्जेक्ट पूछा जाता सर्प कैसे कहा जाता है, तो दास कृषक को कहा जाता था। इनके पास इनकी खुद की भूमि तो होती नहीं है, सामंत की भूमि पर काम करते थे। साथ ही इन्हें क्या है अपने स्वामी सामंत को छोड़कर और जगह काम भी नहीं कर सकते, काम करना तो वहीं करना, नहीं तो इसके अलावा नहीं कर सकते थे। और इसके नेक्स्ट है जापान में सैन्यवाद या सैन्यवाद सैनिकरण के उदय के 3 कारण लिखिए। जापान में सैन्यवाद का उदय कैसे हुआ, सैन्यवाद क्यों बढ़ा? तो पहला है कि सेना का आधुनिकरण, दूसरा है जापान का औद्योगिकरण, तीसरा है जापान की राष्ट्रीय परंपरा। तो ये आपके 3 कारण दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुलीन सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश हेतु ली जाने वाली परीक्षा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कुलीन सत्ताधारी वर्ग बनाया था, ओके। अगर किसी में उसमें क्या है उसमें उस वर्ग में शामिल होना है तो परीक्षा देनी पड़ेगी, ओके, एग्जाम होगा। तो कौन कौन से एग्जाम लिए जाते थे वो आपका यहाँ दिया जा रहा है, तो इसे भी आपको क्या तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की महान देनों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, कोई 3 रोमन साम्राज्य ने क्या क्या प्रदान किया है, ओके। देन की क्या है, तो एक राजनीतिक देन, दूसरा भाषा का देन, तीसरा आपका वैज्ञानिक देन। तो ये आपको तैयार कर लेना है। रोमन साम्राज्य से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, तो उनकी राजनीतिक सिस्टम पता चला, भाषा का में ज्ञान हुआ, वैज्ञानिक चीजें भी दी हैं, तो ये आपका दिया हुआ, ओके। पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी, बिल्कुल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। पहले आपको बस हेडिंग जैसे आपको पूछा जाए रोमन साम्राज्य की देन, तो राजनीतिक देन, भाषा देन, वैज्ञानिक देन, ऐसा आपको याद कर लेना है। पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वैज्ञानिक देन में रोमन वासियों ने क्या वैज्ञानिक क्षेत्र में यूनानियों के अनुभव को लाभ उठाया। उन्होंने ही सबसे पहले रोगियों को मुफ्त औषधि देने का प्रबंध किया, अर्थात विश्व को अस्पताल का ज्ञान रोम नहीं दिया। मतलब सबसे पहले जो अस्पताल बनने का जो कंसेप्ट है कहाँ से आया, रोम से आया। बस इतना आपने पढ़ लिया तो आपके अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। मुफ्त में औषधि दी जाए, जो गरीब लोग उनकी क्या सहायता की जाए, अस्पताल खोला जाए, मुफ्त में औषधि प्रदान की जाए गरीबों को। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये आपका है किसी रोम से, ओके। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति, मतलब लोग क्या कितना ज्यादा पढ़े लिखे थे रोमन साम्राज्य में, उसकी बात की जा रही। साक्षरता नहीं, कितने ज्यादा पढ़े लिखे थे तो उसके बारे में दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मंगोल साम्राज्य के पतन के 3 कारण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगोल साम्राज्य क्या है बहुत बड़ा विस्तार हो चुका था, किसने, जो चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार कर दिया था। लेकिन फिर क्या है धीरे धीरे घटता गया, चंगेज खान की जैसी मृत्यु हुई तो वो क्या समाप्त होने लगा। आखिर पतन के कारण क्या था, इतना बड़ा जो साम्राज्य फैल गया था, चंगेज खान ने पूरा साम्राज्य फैला दिया था, तो ये खत्म क्यों हो गया। तो ये रीजन दिया हुआ है कि पहला मंगोल के पतन का मौलिक कारण यह भी था कि उनकी तादाद कम थी और वे अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। दूसरा, मंगोलों ने अपने विजित क्षेत्रों में स्थायी रूप से बस जाने के बाद अपनी नई प्रजा के साथ मेल मिलाप नहीं बढ़ाया। मतलब क्या है, जहां उन्होंने विजय तो प्राप्त कर ली लेकिन वहां की जनता है तो उनके साथ ज्यादा मेल मिलाप नहीं किया, स्वतंत्र ने रहना दिया। मंगोल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण यह भी है कि मंगोलों ने स्वयं से अधिक सभ्य प्रजा की भाषा, धर्म और सभ्यताओं को अपनाकर अपना अलग अस्तित्व खो दिया था। मतलब वहाँ के जो लीडर थे, ओके, वो क्या अच्छा बन रहे थे, जबकि उनकी जो जनता है वो क्या अब सभ्य नहीं है, लेकिन ये खुद सभ्य बन रहे थे इस टाइप से, ओके। तो भी ये सब क्या है उनके पतन के कारण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंगेज खान ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है। मंगोल जो चंगेज खान को ऐसा क्यों लगा कि जो मंगोल हमारी कबीले हैं उन्होंने क्या हमें नई इकाइयों में बांटना चाहिए। सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, ओके। इस बार नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के मध्य किस प्रकार के संबंध थे। चर्च और राजा के में क्या संबंध थे राज्य में, वो आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये दिया हुआ तैयार कर लेना है। एकदम एक गहरा संबंध होता था। जो रोम के जो पॉप की धार्मिक सत्ता बड़ी शक्तिशाली थी। राज्य की सरकार, कानून, न्याय व्यवस्था के समांतर ही क्या चर्च भी अपनी सरकार और अपना कानून और न्यायालय और अपनी धार्मिक व्यवस्था थी। यानी यहाँ क्या होता था, चर्च की व्यवस्था और जो राज्य की व्यवस्था एकदम समांतर चलती थी। जिस प्रकार से राज्य में कानून न्याय सिस्टम था, सरकार थी राज्य की, सेम इसी प्रकार से चर्च ने भी अपनी क्या सरकार बना ली थी। अपने भी क्या है, अपने स्वयं जो चर्च के पोप होते थे वो क्या राज की तरह एकदम राजा की तरह रहा करते थे। इनकी खुद अपनी दंड व्यवस्था बना ली थी। ये आपका पूरा दिया हुआ है।
चर्च राज्य की तरह क्या धार्मिक वसूली भी करता था। ओके, ये भी टैक्स लेने का काम करता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सामंतवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ? कम इंपॉर्टेंट लेकिन पढ़ के रखना है। इसमें जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जापान के आधुनिकीकरण के परिणाम बताइए, इंपॉर्टेंट है तो इसे आप देख लेना है कि जापान में आधुनिकीकरण हुआ, इसके क्या क्या परिणाम हुए, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, बाकी दोस्तों आपको जो आपको नोट्स प्राप्त करने हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोस्तों पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप ले सकते हैं, कुछ नॉर्मल सी फीस पे करके। जापान में आधुनिकीकरण के आपके परिणाम दिए हुए तो देख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सन 1800 में चीन की सरकार ने अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? चीन की सरकार ने अफीम का जो व्यापार चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ओके, 1800 में, तो क्या इसका रीजन है? तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये आपका कमी इंपॉर्टेंट लेकिन देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, आपको क्या लगता है कि रोम सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद कर दिया होगा? वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते थे? तो पहले रोमन साम्राज्य में क्या चांदी के सिक्के चलते थे, लेकिन फिर क्या चांदी की जो मुद्रा थी इनको बंद कर दिया गया और फिर दूसरी मुद्रा अपनाई गई, दूसरी धातु अपनाई गई। ओके, चांदी की जगह दूसरी धातु का उपयोग किया गया। तो क्यों किया गया? तो इसका आपका रीजन दिया हुआ है कि चांदी के सिक्के बनाने के लिए चांदी स्पेन की खानों से प्राप्त होता था, किंतु कुछ समय बाद चांदी की खोज बंद हो गई। सरकार के पास क्या है, चांदी का जो भंडारण था खाली हो गया, तो इसके फलस्वरूप क्या है, सरकार ने क्या चांदी का सिक्का ढालना बंद कर दिया। इसके स्थान पर सरकार ने सिक्के ढालने के लिए सोने का प्रयोग किया। चांदी नहीं मिल रही, अब क्या सोने का प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगोलों की जनजातीय कबीलाई की समाज की विशेषताएं लिखिए। यानी मंगोल का जो जनजातीय कबीला है उसकी समाज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपका दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। कि मंगोल ने क्या कृषि विज्ञान का विकास किया तथा पशुओं की एक जाति विकसित की। मंगोल जानवरों के बाड़े उनके लिए क्या चारे का प्रबंध भी करते थे। फिर ये ऐसी वस्तुएं इकट्ठा करते थे जो टोपी बनाने के काम या बच्चों के बाल काटने के भी काम आती थी। ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, मंगोलों की सफलता के 3 कारण लिखिए। मंगोल क्या है, धीरे धीरे क्या है पूरा साम्राज्य उनका फैला, तो इससे क्या क्या रीजन है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला कि चंगेज खान ने स्टेपी क्षेत्र में युद्ध शैली का आवश्यकता अनुसार अनेक परिवर्तन एवं सुधार किए। चंगेज खान ने पूरा सिस्टम बनाया। ओके, परिणाम स्वरूप मंगोलों का रणनीति एक प्रभावशाली रणनीति बन गई। दूसरा है, चंगेज खान ने अपनी घुड़सवार सेना में मंगोलों और तुर्कों को दोनों को शामिल किया। इसका यह कारण हुआ कि मंगोल और तुर्क दोनों ही क्या कुशल घुड़सवार थे। मतलब क्या है, देखिए लंबी समय तक क्या पूरे राज्य को पूरे विश्व को जीतना है तो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान से जाना पड़ेगा, तो इसमें क्या घुड़सवार ज्यादा चाहिए। तो उन्होंने क्या घुड़सवार के लिए उन्होंने क्या मंगोल और तुर्कों को भी शामिल कर दिया। अब तुर्क है मंगोल दोनों क्या है घुड़सवार में माहिर थे। इनके घुड़सवारी कौशल में उनकी सेना को अत्यधिक गतिमान बना दिया। ओके, जल्दी जल्दी क्या है स्थान को जीतते गए। मंगोल अपने अभियान में शीत ऋतु में प्रारंभ करते थे। वे शत्रु के शिविरों और नगरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का प्रयोग जल मार्ग में करते रहते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने, उनका पतन कब हुआ? पहले नाइट के बारे में आपको बताना, नाइट कौन होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्या एक वाक्य में पूछा जा सकता है। ओके, तो याद आपको रखना है। तो नाइट वर्ग आखिर क्या है क्या? तो एक ऐसा वर्ग था, ओके, ऐसे लोगों का ये समूह बना। नाइट क्या करता था कि ये जो देखिए जो युद्ध होते हैं, युद्ध में क्या है सेना की आवश्यकता होती है, बहुत सारे लोगों की आवश्यता होती है। ओके, जब लोगों क्या है राज्य में तो बहुत ज्यादा किसान थे, उनसे युद्ध करते तो बनता नहीं था, तो वो उन्हें युद्ध में नहीं ले जाया जा सकता, तो लोग चाहिए है। ओके, कुशल लीडर चाहिए, तो इसलिए नाइट एक समूह बनाए जिसमें क्या है वो कुशल लोग हुआ करते थे। वो क्या है राजाओं को जब भी सहयोग युद्ध में आवश्यकता पड़ती थी तो वो अपना सहयोग कर देते थे। उसके बदले राजा से वो क्या है उसके बदले राजा से क्या जमीन लिया, जमीन लेते थे, एक एरिया अपने हिस्से में कर लेते थे नाइट। ओके, उसके बदले में राजा को जब भी आवश्यकता पड़ती थी युद्ध में उनका सहयोग करते थे। वो पूरा आपका दिया तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा सामंतवाद की 3 विशेषताएं लिखी, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार करके रखना है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो सामंतवाद की ये विशेषता आपकी दी हुई है, 3 आपको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेजी पुनर्स्थापना से क्या तात्पर्य, जापान में इसका क्या प्रभाव पड़ा? एक बार पढ़ लीजिए, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको एक बार देख के रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार से किया? इसे भी आपको पढ़ के रख लें। ओके, तो इस बार कंप्लीट हो जाता है। मैंने 3 नंबर वाले अपने सभी एकदम सिलेक्टेड आपको क्या है क्वेश्चन बता दिए, सभी को पढ़ के रखना, समझ के रखना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।